नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से आज एक न्यू लेक्चर, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जहाँ तक कंटिन्यू किए थे, हम लोग उस पार्ट को आज आगे कंटिन्यू करने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने चैप्टर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आज क्या है। देखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे में हमारा टॉपिक होगा आज, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, सपोज कीजिए ये आपका सर्किट है और इस सर्किट से मान लेते हैं सपोज कोई चार्ज निकल रहा है। तो मान लीजिए कोई चार्ज यहां से चलेगा, यहां से चलकर इस टर्मिनल से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए कोई चीज मान लेते हैं सपोज इस टर्मिनल को पहुंचेगा। तो इस टर्मिनल से चल के इस टर्मिनल तक पहुंचने में, यहां से चल के यहां तक पहुंचने में उस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होता है, क्या होता है? वर्क डन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपली भाषा में कहा जाए तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब अपने एक टर्मिनल से चलकर दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है, तो एक टर्मिनल से चलकर दूसरे टर्मिनल तक जाने में जो वर्क डन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज to flowing from one terminal to another terminal is known as potential difference. Potential difference. अब सवाल है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। जैसे में लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ई, और कहीं कहीं हम लोग भी से भी डिनोट करते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम, या वही बोलते हैं हम लोग इसको वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम आगे चले यहाँ, तो फॉर्मूला इसकी क्या होगी? इसकी फॉर्मूला हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को ई या भी से डिनोट करते हैं, जो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन डब्ल्यू, चार्ज कितने होते हैं? क्यू। यहां से होता है क्या? ई या भी बराबर है डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देखेंगे एस आई यूनिट ऑफ भी जो है वो क्या हो जाएगा? एस आई यूनिट ऑफ डब्ल्यू बाई एस आई यूनिट ऑफ क्यू। अब डब्ल्यू यानी वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जूल होती है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो देखिए हमने एक पॉइंट ऊपर लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ, क्या बताया था? ऐसा
हमने बताया एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। वही देखिए यहाँ आया है, यहाँ से ये जो डेफिनेशन है ये याद करने की चीज है कि एसआई यूनिट वी जो होंगे वो जूल पर कूलम, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वोल्ट। तो आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे, आज हम लोग देखेंगे तीन चीज को डिफाइन, यहीं पे हम लोग समझेंगे डिफाइन 1 एम्पियर 1 वोल्ट। ठीक है, ये चीज आज हम यहाँ पर दो चीजों को समझेंगे, 1 एम्पियर क्या होता है और 1 वोल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1 एम्पियर को समझेंगे, उसके बाद हम लोग 1 वोल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 एम्पियर क्या होता है समझिए, 1 एम्पियर का मतलब क्या है। उससे पहले ये समझिए एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका मतलब क्या समझिए, यदि मान लीजिए कोई फिगर है, सपोज करते हैं ये एक मान लेते हैं, सपोज तार की एक छोटी सी टुकड़ी काट लिया, तो मान लेते हैं ये भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, मान लेते सपोज 1 मीटर हो जाए या 1 सेंटीमीटर हो जाए, और ये भी कितना हो जाए 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो इस पूरे का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो हम कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया हुई यही कहलाएगा आपका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब भी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं तो हम लोग यूनिट की बात करते हैं, मतलब एकांक में बात होती है, पूरे वायर की बात नहीं करेंगे, छोटा सा सेक्शन की बात करेंगे। तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है समझ में आया, वायर की ऐसी टुकड़ा जिसका लेंथ ब्रेथ सब कुछ क्या हो 1 हो, उसके पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब थोड़ा समझते हैं 1 एम्पियर क्या होता है। ये एक वायर है और ये कैसा है, तो ये है कैसा, इसकी एरिया कैसी है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी सिंपली भाषा में इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। अब क्या करें, इसको किसी बैटरी से हमने इसको ऐड कर दिया, तो सपोज कीजिए यहाँ से कोई चार्ज होगा जो निकलेगा, यहाँ से पास करेगा, इस होते हुए इस तार से क्या करेगा, क्रॉस करेगा, करेगा ना। तो जब कोई चार्ज कहता है इस वायर के इस टर्मिनल से चलकर इस टर्मिनल तक पहुंचेगा, तो कहता है कि कोई चार्ज, वो भी कितना चार्ज, तो कहता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना कहता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी वायर के 1 एंड से दूसरे एंड तक, मतलब क्या कर जाए, फ्लो कर जाए, क्या कर जाए, फ्लो कर जाए। कितने सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में। तो कहा जाता है इस वायर की कैपेसिटी जो है वह 1 एम्पियर होगी। क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो हम कह देंगे उस वायर की कैपेसिटी कितनी है, 1 एम्पियर। अगर आपसे कोई पूछे 2 एम्पियर क्या होता है, क्या बोलेंगे कि किसी वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 2 कूलम चार्ज फ्लो करती है उस वायर की कैपेसिटी कितनी होगी, 2 कूलम होगी। उसी तरह कोई कहेगा आपको कि सर 10 एम्पियर का क्या मतलब है, तो सिंपल डेफिनेशन याद रखिएगा, किसी वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में अगर 10 कूलम चार्ज अगर फ्लो करेगा तो हम कह देंगे उस वायर की कैपेसिटी कितनी है, 10 कूलम, 10 एम्पियर होगी। तो इसी चीज को हम लोग आज डेफिनेशन में लिखेंगे कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं, समझते हैं। When 1 कूलम of charge is flowing through a unit cross sectional area, unit cross sectional area of the wire in 1 second, then we can say that the current capacity city of the wire
of the wire is 1 ampere, is 1 ampere। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर 1 जूल बाई, सॉरी 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये हो गया आपका 1 एम्पियर। तो जो हमने कहा था हमने वही चीज को लिखा है, when 1 coulomb of charge is flow through a unit cross sectional area of the wire in 1 second, then we can say that the current capacity of the wire is 1 ampere। आपके सामने है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, इससे आसान डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती है। अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, 1 वोल्ट की तरफ। ये 1 वोल्ट क्या होता है चलिए समझते हैं। अब सवाल है कि सर ये 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे। हमने उस दिन बताया था कि इन्फिनिटी है, कहाँ ला रहे हैं, तो किसी चार्ज या किसी फील्ड में ला रहे हैं। तो कहता है कि किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में अगर वर्क डन 1 जूल होता है तो हम कह देंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, 1 वोल्ट होगी। तो जो हमने कहा है इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, when, या सिंपली इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज to by unit positive charge to bringing from infinity to that point of electric field, electric field is 1 joule, then we can say that electric potential is 1 वोल्ट। और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो बहुत क्लियर है, यानी जो 1 वोल्ट होगा वो 1 जूल और 1 कूलम के बराबर होगा। तो 1 वोल्ट ये भी आपका बीबीआई है एग्जाम के व्यू से, और जो आपने 1 एम्पियर लिखा है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। आपके पास 1 मिनट है, आप इसे उतारिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि सपोज कीजिए ये वायर, क्या है, वायर। इस वायर को मान लेते हैं सपोज करंट प्रोवाइड करा दूं बैटरी की मदद से। तो कहता है कि इस वायर के टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट। क्या रखा जाए, कांस्टेंट। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ओम्स लॉ में किस दो क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा गया है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर और प्रेशर। कहता है किसी वायर के टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। तो कहता है इससे अगर फ्लो करने वाली करंट अगर आई है और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है, तो ओम्स लॉ कहता है कि इसमें जो फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, भी होगा, क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। आपकी एनसीईआरटी कहती है, लेकिन नियम क्या है बेटा, v i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो ओम्स लॉ का मतलब क्या हुआ, तो सिंपली है कि यदि किसी वायर के टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो उससे फ्लो करने वाली जो करंट होती है उसके पोटेंशियल डिफरेंस, जो वायर के दो एंड होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही है आपका ओम्स लॉ। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। लिखिएगा एट कांस्टेंट
at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, the current flowing through the circuit is directly proportional to applied potential difference. मतलब क्या हुआ कि यदि ये कोई वायर है, इस वायर के अगर दो एंड के बीच ये बैटरी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इससे जाने वाली करंट आई होगी और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर भी है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा, जो आपका आई होगा वो भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फिजिक्स में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाते हैं तो एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट को ऐड करता है। वही चीज यहाँ करेंगे, आई लिखेंगे, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ऑल्सो राइट, ऐसा होता नहीं है बट आपकी एनसीईआरटी लिखती है, वी ऑल्सो राइट दिस, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब जब v है इसको हटाएंगे, इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा r और ये i, तो i लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। थोड़ा सा अगर हम ऊपर चले आपको बताना चाहेंगे ये r क्या है, वेयर r इज ओमिक कांस्टेंट। r को हम लोग ओमिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ओमिक कांस्टेंट का मतलब क्या है, ओम्स लॉ में जिस कांस्टेंट का यूज किया गया उसको ओमिक कांस्टेंट कहा गया। और सबसे बड़ी बात कि सर ओम्स लॉ में हम लोग जिस कांस्टेंट की बात करते हैं उस कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। तो वेयर आर इज ओमिक कांस्टेंट इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज, थोड़ा सा जरा से इसको हम लोग करेंगे, इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो सिंपली आज जो हम लोगों ने 3 टॉपिक देखा उस टॉपिक का नाम क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ ओम्स लॉ को, यदि किसी वायर के दो एंड के बीच का अगर पोटेंशियल भी है, इसमें पास करने वाली करंट अगर आई है, तो जो आई होगी वो वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और आपके सामने है जो फॉर्मूला आता है V बराबर आई आर, जहां आर जो होंगे इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।